नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टार स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग सी-टेट जुलाई 2024 के लिए EVS शिक्षा शास्त्र से अध्याय 6 सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि समय समय पर आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले और आप जो है बेहतर तैयारी कर सके। तो अब हम चलते हैं प्रश्न पर। हमारा प्रश्न 1 है कि मूल्यांकन के बारे में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन 1, मूल्यांकन शिक्षक एवं विद्यार्थी दोनों द्वारा होता है, दोनों का होता है। 2 है, मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक सोपान है। 3 है, मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। 4 है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसका शैक्षिक उद्देश्य से निकट का संबंध होता है। 4 है, उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 4 हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के उद्देश्य में शामिल होता है। 1 है, मूल्यांकन सीखने की प्रक्रिया पर बल देना, न कि याद रखने पर बल देता है। 2 है, मूल्यांकन बोधात्मक, मनोप्रेरक और भावात्मक कौशलों के विकास में सहायता प्रदान करता है। तो ऑप्शन 1 है केवल 1, 2 है केवल 2, 3 है 1 और 2 दोनों, 4 है न तो 1 और न ही 2। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर जो है ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 3 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बच्चे का आकलन करने का वह सर्वश्रेष्ठ तरीका कौन सा होगा जिसमें बच्चों का आकलन योजनाबद्ध तथा पारदर्शी होता है। 1 है गृह कार्य, 2 है योगात्मक कार्य, 3 है पोर्टफोलियो, 4 है आवधिक कार्य। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 3 हो जाएगा, पोर्टफोलियो। अगला प्रश्न है, सहयोगात्मक अधिगम में बड़े और अधिक दक्ष शिक्षार्थियों, छोटे और कम दक्ष शिक्षार्थियों के आकलन की सबसे उपयोगी विधि क्या होती है। 1 है उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा, 2 है उच्च नैतिक विकास, 3 है गहन प्रतियोगिता, 4 है समूह में द्वंद्व। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 1 हो जाएगा, उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका संकल्पना पढ़ाते समय विद्यार्थियों से अक्सर प्रतिपुष्टि लेती है। ऑप्शन 1, इस प्रक्रिया को रूपात्मक आकलन कहा जा सकता है। 2 है, यह प्रक्रिया विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रियाओं में व्यवधान उत्पन्न कर सकती है, अतः ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। 3 है, यह क्रिया शिक्षक को उसके उद्देश्यों की प्राप्ति से विचलित कर सकती है। और 4 है, यह क्रिया कक्षा में प्रेरक वातावरण का निर्माण करती है। तो बताइए क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 1 होगा, इस क्रिया को रूपात्मक आकलन कहा जा सकता है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन में आकलन हेतु विद्यार्थियों की डैश की योग्यता के परीक्षण पर ज़्यादा बल दिया जाना चाहिए। 1 है मुक्त अंत वाले प्रश्नों के उत्तर देने, 2 है उच्च अधिगम के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम होने, 3 है विज्ञान के तथ्यों और सिद्धांतों को सही रूप में बताने, और 4 है दैनिक जीवन की अपरिचित परिस्थितियों में
संकल्पनाओं की समझ को व्यवहार में लाने। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? तो 6 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन जो है 4, दैनिक जीवन की अपरिचित परिस्थितियों में संकल्पनाओं की समझ को व्यवहार में लाने। अगला प्रश्न है, रचनात्मक आकलन का उपयोग शिक्षक द्वारा किया जाता है जिसमें डैश शामिल होता है। ए है भय रहित और सहयोगी वातावरण, बी है शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग। तो ऑप्शन 1 है केवल ए, 2 है केवल बी, 3 है ए और बी दोनों, 4 है न तो ए और न है बी। क्या होगा उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, केवल ए। 8 नंबर प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन में योगात्मक आकलन को डैश पर बल देना चाहिए। 1 है अवलोकन कौशलों का आकलन करने, 2 है विद्यार्थियों के अधिगम कठिनाई वाले क्षेत्रों का निदान करने, 3 है मुख्य रूप से प्रायोगिक कौशलों का परीक्षण करने, 4 है महत्वपूर्ण सैद्धांतिक संकल्पनाओं का परीक्षण करने। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? आठ नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन जो है 2, विद्यार्थियों के अधिगम कठिनाई वाले क्षेत्रों का निदान करने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में रूपात्मक आकलन की मुख्य विशेषता है? 1 है इसका उद्देश्य है विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, 2 है इसका उद्देश्य है प्रायोगिक कौशलों को समुन्नत करना, 3 है यह वर्ष के अंत में आयोजित किया जाता है, 4 है यह अपनी प्रकृति में निदानात्मक है। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है 1 हो जाएगा, इसका उद्देश्य है विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकास करना। प्रश्न 10 है, निम्न में से किसका आकलन हो सकता है जब गीता मनुष्य में पोषण विषय का केवल बहुविकल्पीय प्रश्नों द्वारा मूल्यांकन कर रही है? 1 है भोजन संबंधी आदतों से जुड़ी गलत अवधारणाएं, 2 है शिक्षार्थियों के ज्ञान का प्रयोग करके रोल प्ले तैयार करके प्रार्थना सभा में प्रस्तुत करने की क्षमता, उसके बाद से 3 है भोज्य अवयवों के महत्व को समझने की शिक्षार्थियों की दक्षता व उस पर एक लंबा निबंध लिखने की क्षमता, और 4 है भोजन पदार्थों को वर्गीकृत करने व पोस्टर बनाने के लिए विश्लेषण क्षमता। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 1 हो जाएगा, भोजन संबंधी आदतों से जुड़ी गलत अवधारणाएं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में मूल्यांकन हेतु प्रयोगात्मक परीक्षणों का महत्व है। 1 है बच्चे के व्यवहार की जांच करना, 2 है बच्चे में सृजनात्मकता का मूल्यांकन करना, 3 है बच्चे की रचनात्मक क्षमता की जांच करना, और 4 है उपरोक्त सभी। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है इसमें 4 हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, रुचि कक्षा 5 के ईवीएस विषय में नीचे दी गई मूल्यांकन तकनीक का प्रयोग करती है। तो ए है मौखिक परीक्षा, बी है गृह कार्य मूल्यांकन, सी है परियोजना कार्य मूल्यांकन, और डी है हस्तसिद्ध क्रियाकलापों का मूल्यांकन। तो यहाँ जो है उपयुक्त लिखी गई तकनीकों का कौन सा युग्म अधिक सटीक व वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन दे सकता है? 1 है ए और बी, 2 है ए और सी, 3 है ए और डी, और 4 है बी और सी। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर?
तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन जो है 3, ए और डी। ऑप्शन 3 हो जाएगा ए और डी। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन 1 है छात्रों के पर्यावरण अध्ययन के सिद्धांतों की जानकारी का परीक्षण। 2 है छात्रों के पर्यावरण अध्ययन के व्यवहारिक ज्ञान का परीक्षण। 3 है छात्रों की विज्ञान में रुचि का परीक्षण। 4 है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, छात्रों के पर्यावरण अध्ययन के व्यवहारिक ज्ञान का परीक्षण। प्रश्न 14 है, एक विज्ञान शिक्षक के दृष्टिकोण से किस स्तर पर औपचारिक मूल्यांकन नहीं होना चाहिए? निगेटिव प्रश्न है। तो 1 है प्राथमिक स्तर, 2 है उच्च प्राथमिक स्तर, 3 है माध्यमिक स्तर, 4 है उच्च माध्यमिक स्तर। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन 1 हो जाएगा प्राथमिक स्तर। अगला प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है। 1 है अध्यापकों का विद्यालय आधारित मूल्यांकन, 2 है विद्यालय आधारित मूल्यांकन जिसमें बाल विकास के सभी पहलू शामिल हैं, 3 है शिक्षार्थियों का विद्यालय आधारित मूल्यांकन, 4 है विद्यालय आधारित मूल्यांकन जिसमें अध्यापक और बालक के विकास के सभी पहलू शामिल हैं। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन जो है 2, विद्यालय आधारित मूल्यांकन जिसमें बाल विकास के सभी पहलू शामिल हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में मूल्यांकन का उद्देश्य है। ए है विश्वसनीय जानकारी, बी है अधिगम प्रक्रिया में सुधार, सी है पाठ्य वस्तु की उपयुक्तता की जांच। तो ऑप्शन 1 है केवल ए, 2 है केवल बी, 3 है ए और बी, 4 है उपरोक्त सभी। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 4 हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, पर्यावरण की कक्षा में रूपात्मक आकलन के कार्य में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? तो ए है पाठ में दी गई महत्वपूर्ण शब्दावली की परिभाषा की व्याख्या करना, बी है दिए गए प्रयोगात्मक क्रियाकलापों को पूरा करना और अपने अवलोकन को दर्ज करना, सी है दिए गए प्रयोगात्मक प्रारूप के चिन्हांकन वाले आरेख बनाना। और इसमें जो है ऑप्शन 1 है ए और बी, 2 है ए और सी, 3 है बी और सी, 4 है ए बी और सी। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 4 हो जाएगा ए बी और सी। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक उपयुक्त है? ए है प्रश्न पूछना, बी है सहयोग, सी है न्याय और समानता के प्रति चिंता। तो ऑप्शन 1 है ए और बी, 2 है ए और सी, 3 है बी और सी, 4 है ए बी सी। तो क्या होगा इसका उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, ए बी और सी। 19 नंबर प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में गुणात्मक व्यवहार परिवर्तन के मूल्यांकन हेतु उपयुक्त तकनीक नहीं है। तो क्या नहीं है? तो 1 है रेटिंग स्केल, 2 है ग्रेडिंग व्यवस्था, 3 है निबंधात्मक परीक्षा, 4 है रूपात्मक आकलन। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 1 हो जाएगा रेटिंग स्केल। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को निम्नलिखित में से किसका मूल्यांकन नहीं करना चाहिए? तो 1 है बालक के अधिगम,
2 है पाठ्य सहगामी गतिविधियाँ, 3 है बालक की उपलब्धि, 4 है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन 2 हो जाएगा, पाठ्य सहगामी गतिविधियाँ। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। तो ऑप्शन 1 है अर्धवार्षिक और वर्ष के अंत में वार्षिक परीक्षाएं। 2 है छोटे बच्चों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण की श्रेणी के अंतर्गत आंकने के लिए प्रत्येक सप्ताह गृह कार्य और कक्षा कार्य। 3 है शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। 4 है प्रत्येक सप्ताह औपचारिक परीक्षाएं और खेल तथा उन्हें प्रगति पत्र में दर्ज कराना। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन 3 हो जाएगा, शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकनों को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। अगला प्रश्न है, सहयोगात्मक अधिगम में पुराने एवं अधिक दक्ष विद्यार्थी छोटे एवं कम कुशल विद्यार्थी का आकलन करते हैं। 1 है समूहों में द्वंद्व, 2 है गहन प्रतियोगिता, 3 है उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा, 4 है उच्च नैतिक विकास। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 3 हो जाएगा, उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर बच्चे को आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है डैश का प्रयोग करना। तो 1 है गृह कार्य, 2 है योगात्मक कार्य, 3 है पोर्टफोलियो, 4 है आवधिक परीक्षाएं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन 3 हो जाएगा, पोर्टफोलियो। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन डैश को शामिल नहीं करता। तो ये निगेटिव प्रश्न है। तो 1 है शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग, 2 है शिक्षार्थियों की अधिगम रिक्तियों की पहचान, 3 है शिक्षण में कमियों की पहचान, 4 है शिक्षार्थियों के सीखने को बढ़ाने। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? जो है 1 हो जाएगा, शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग। अगला प्रश्न है, नेहा कक्षा 5 के ईवीएस विषय में नीचे दी गई मूल्यांकन तकनीक का प्रयोग करती है। ए है हस्तसिद्ध क्रियाकलापों का मूल्यांकन, बी है गृह कार्य मूल्यांकन, सी है परियोजना कार्य मूल्यांकन, डी है मौखिक परीक्षा। तो यहाँ जो है नीचे दिए गए तकनीकों का कौन सा युगल अधिक वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन दे सकता है? ऑप्शन 1 है बी और सी, 2 है ए और डी, 3 है बी और डी, 4 है ए और बी। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन 2 हो जाएगा ए और डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पर्यावरण की कक्षा में रूपात्मक आकलन का समुचित कार्य नहीं है? तो देखिए ये निगेटिव प्रश्न है। तो पाठ में दी गई महत्वपूर्ण शब्दावली की परिभाषा की व्याख्यान करना, 2 है दिए गए प्रयोगात्मक क्रियाकलापों को पूरा करना और अपने अवलोकन को दर्ज करना, 3 है दिए गए प्रयोगात्मक प्रारूप के चिन्हांकन वाले आरेख बनाना, 4 है जल प्रदूषण की हानियों के बारे में चर्चा करना। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 4 हो जाएगा, जल प्रदूषण की हानियों के बारे में चर्चा करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन के लिए उपकरण और तकनीकी है? ए है परियोजना कार्य, बी है क्षेत्र भ्रमण, सी है जर्नल लिखना और डी है विचार मानचित्रण। ऑप्शन 1 है ए, बी और सी, 2 है
ए डी और 3 है ए और बी, 4 है उपरोक्त सभी। तो क्या होगा इसका उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन 3 हो जाएगा, ए और बी। ठीक है, ऑप्शन 3 ए और बी। अगला प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रिया पर आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के। अगला प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रिया पर आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा कौशल नहीं है? निगेटिव प्रश्न है। 1 है पूर्वानुमान, 2 है निर्धारण, 3 है निष्कर्ष निकालना, 4 है अवलोकन। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 2 हो जाएगा, निर्धारण। अगला प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में निम्नलिखित में से कौन सा एक संकेतक उपयुक्त नहीं है? तो 1 है स्मरण रखना, 2 है प्रश्न पूछना, 3 है न्याय और समानता के प्रति चिंता और डी है सहयोग। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 1 हो जाएगा, स्मरण रखना। अगला प्रश्न है शिक्षार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा को निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? 1 है बच्चों के पूर्व आकलन के साथ तुलना करना, 2 है शिक्षार्थियों की सीखने की क्षमताओं को ध्यान में रखकर सूचना दर्ज करना और 3 है बच्चों के कार्य में के केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना, 4 है बच्चों के कार्य से संबंधित गुणात्मक उल्लेख करना। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन 3 हो जाएगा, बच्चों के कार्य के केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन प्रक्रियाओं के बारे में सबसे कम उपयुक्त है? 1 है बच्चे का निजी विवरण और व्यक्तिगत पृष्ठपोषण देना वांछनीय अभ्यास है, 2 है सीखने के संकेतकों और उप संकेतकों की सूची बनाना रिपोर्टिंग को अधिक विस्तृत बनाता है, 3 है ठीक, अच्छा और बहुत अच्छा जैसी टिप्पणियाँ बच्चे के सीखने के बारे में एक समझ प्रदान करती है, 4 है बच्चों के पोर्टफोलियो में केवल उनके सबसे बेहतर कार्य न होकर सभी तरह के कार्य होने चाहिए। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, बच्चे का निजी विवरण और व्यक्तिगत पृष्ठपोषण देना वांछनीय अभ्यास है। अगला प्रश्न है दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं? अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए। इस प्रश्न के माध्यम से किस प्रकरण कौशल का आकलन किया गया है? 1 है वर्गीकरण एवं चर्चा, 2 है परिकल्पना एवं प्रयोग करना, 3 है न्याय के लिए सरोकार, 4 है अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 4 हो जाएगा, अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग। अगला प्रश्न है कक्षा 1 में पर्यावरण अध्ययन में शिक्षार्थियों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से सत्य है?
ए है मौखिक परीक्षाएं, क्योंकि हो सकता है कि बच्चे लिखने में सक्षम न हो। बी है ड्राइंग, क्योंकि बच्चों को इसमें आनंद आता है। सी है शिक्षकों को अवलोकन और रिकॉर्डिंग। तो डी है किसी को न रोके, नीति को ध्यान में रखते हुए आकलन की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ऑप्शन जो है एक है ए, बी और सी, दो है केवल डी, तीन है ए और बी, चार है सी और डी। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बी और सी। अगला प्रश्न है प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग करने संबंधी संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है? एक है चित्र पठन, दो है सृजनात्मक लेखन, तीन है निदर्शन प्रदर्शन, चार है हस्तपरक गतिविधि। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है चार हो जाएगा, हस्तपरक गतिविधि। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए। ए है मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई। बी है मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया। सी है मेरी शक्तियाँ क्या थी। डी है मुझे सचमुच कठिन क्या लगा। ऊपर दिए गए चार प्रकार के प्रश्नों के उत्तरों से होगा। तो ऑप्शन एक है कि बच्चों और शिक्षकों दोनों का स्व आकलन, दो है शिक्षक द्वारा समग्र आकलन, तीन है बच्चों का स्व आकलन और चार है शिक्षकों का स्व आकलन। ऑप्शन जो है चार हो जाएगा, शिक्षकों का स्व आकलन। अगला प्रश्न है कक्षा 3 के एक शिक्षक ने अपने बच्चों को निम्नलिखित पेड़ों पौधों की पत्तियों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने को कहा, जैसे नींबू, आम, तुलसी, पुदीना, नीम, केला आदि। कुछ विद्यार्थियों ने पत्तियों का वर्गीकरण इस प्रकार किया। यह है दवाओं के गुणों वाली पत्तियां और दवाओं के गुण से रहित पत्तियां, बड़ी पत्तियां और छोटी पत्तियां। शिक्षक ने समूह ए को सही माना और समूह 2 बी को गलत। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन अधिगम और आकलन के प्रति शिक्षक के दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है? तो एक है यह क्रियाकलाप पत्तियों से सूचना ग्रहण करने पर केंद्रित है, जिसका भिन्न अर्थ लगाया जा सकता है। दो है बच्चे बहुत प्रकार के संदर्भों को कक्षा में ले आते हैं, जिसकी सराहना होनी चाहिए। तीन है अपने अनुभव पर निर्भर करते हुए बच्चे वर्गीकरण के बहुत से तरीकों का उपयोग कर सकते हैं। और चार है वर्गीकरण का काम बहुत विशिष्ट और स्तरीकृत है तथा इसका एक ही सही उत्तर होता है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है चार हो जाएगा, जो है वर्गीकरण का काम बहुत विशिष्ट और स्वीकृत है तथा इसका एक ही उत्तर होता है। अगला प्रश्न है समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तिगत विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा? एक है दत्त कार्य, दो है कागज पेंसिल परीक्षण और तीन है मौखिक प्रश्न, चार है निर्धारण मापनीय। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है तीन हो जाएगा, मौखिक प्रश्न। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का यह अंतिम प्रश्न था। इसी प्रकार के प्रश्नों के लिए जो है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिले और आप बेहतर तैयारी करें। साथ ही आपको बता दें कि दोस्तों मैं इस चैनल के माध्यम से जो है किसी भी केंद्रीय विद्यालय के लिए, किसी भी केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश परीक्षा के लिए, यानी जो बच्चे 6 और 9th के लिए तैयारी करते हैं, जैसे मान लीजिए नवोदय का हो गया और जो है सैनिक स्कूल, नेतरहाट, CHS जैसे कोई भी विद्यालय है, इसमें बच्चे अगर नामांकन कराना चाहते हैं, उसके प्रवेश परीक्षा के लिए मैं तैयारी कराता हूं।
तो अगर आपके यहाँ कोई बच्चा है तैयारी करने के लिए तो मेरे चैनल से जुड़िए और उसे जो है तैयारी कराइए। मेरे चैनल से तैयारी करने पर वो जो है अवश्य सफल हो जाएगा और मेरा मनोकामना भी यही रहेगा कि वे अवश्य सफल हो। तो अब चलते हैं